हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 में दिए गए वर्षों का सूची 2 में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से मिलान कीजिए। तो इसमें क्या दिया है, एक सूची 1 दी है और एक सूची 2 दी है। सूची 1 में क्या दिए हैं, कुछ सन दिए हैं, और सूची 2 में क्या दिए हैं, कुछ पद्धति दी है, ये सिस्टम दिए हैं जो अकबर के शासनकाल में हुए थे। तो आइए देखते हैं। बात करें अगर हम 1564 की, तो 1564 में अकबर ने क्या किया, जजिया कर को समाप्त किया। 1575 की बात करें तो 1575 में अकबर के द्वारा क्या किया गया, इबादत खाने का निर्माण। 1579 में अकबर ने क्या किया है, मजहर की घोषणा। और 1582 में अकबर के द्वारा क्या किया गया, दहसाला सिस्टम शुरू किया गया। तो आइए देखते हैं हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी, बी और ए। इसके लिए आप क्या ट्रिक याद कर सकते हैं, आपको याद रखना है दातीज, दा से हो जाएगा दास प्रथा का अंत, ती से हो जाएगा तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त, जय से हो जाएगा जजिया कर समाप्त। बात करें इनके सन की, तो हमें कहाँ से शुरू करना है, 1562 से। 1562 में दास प्रथा समाप्त, 1563 में तीर्थ यात्रा पर कर की समाप्ति, और 1564 में अगर हम बात करें तो 1564 में जजिया कर समाप्त। 1575 आपको बता चुके हैं, इबादत खाने का निर्माण। 1579 मजहर की घोषणा, और 1582 दहसाला सिस्टम। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शासक ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो आपको बताना है इसमें तक्कोलम का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो बात करें तक्कोलम के युद्ध की, तो तक्कोलम का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। तो आपको बताना है कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धमागधी भाषा में। बात करें अगर हम बौद्ध साहित्य की, तो बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो आपको बताना है मानव के शव के साथ में कुत्ते कहाँ दफनाए गए थे। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी, सेटलमेंट अधिनियम 1781, ऑप्शन सी, चार्टर अधिनियम 1813, और ऑप्शन नंबर डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें आपको क्या याद रखना है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट कब का है हमारा, 1773 का। सेटलमेंट एक्ट कब का है, 1781 का। और चार्टर एक्ट कब का है, 1813 का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो आपको बताना है विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बात करें अगर हम बारदोली आंदोलन की, तो बारदोली आंदोलन किसके बीच हुआ था, का संबंध किससे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ये आपको पता होना चाहिए। बारदोली आंदोलन का संबंध किससे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। बात करें चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है,
महात्मा गांधी से, और ये कब हुआ था? 1917 में, ये आपको पता होना चाहिए। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी सन 1920। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। तो गाइस इसमें आपको बताना है जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। इसमें क्या हुआ था? एक तो था माइकल ओ डायर और एक था जनरल डायर। तो जनरल डायर की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सरदार उधम सिंह के द्वारा। बात करें अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड के, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने अपनी कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ये आपको पता होना चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 ईस्वी में। इस समय क्या लगा था? तीसरा दिल्ली दरबार। कौन सा दिल्ली दरबार लगा था इस समय? तीसरा दिल्ली दरबार। और इस समय कौन आया था भारत? जॉर्ज पंचम। ये आपको पता होना चाहिए। बात करें अगर बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन से संबंध में हमें 3 डेट हमेशा याद होनी चाहिए। एक तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, और बंगाल विभाजन के संबंध में ही एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, वह कब चलाया गया। तो बात करें घोषणा की, तो घोषणा कब हुई है बंगाल विभाजन की? 20 जुलाई 1905 को। लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। और बात करें अगर हम इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 7 अगस्त 1905 को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो गाइस आपको पता होना चाहिए महाल का शब्द अर्थ क्या होता है? गांव से। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए, इसका संबंध, राजस्व का संबंध किसके साथ था? कृषकों के साथ। ये गलत हो जाएगा। जमींदारों के साथ, ये भी गलत हो जाएगा। जमींदार और कृषक, ये भी गलत हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम, गांव के, समुदाय के साथ समग्र रूप से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अपुवा क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? तो आपको बताना है अपुवा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधान यामोत्तर रेखा तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो बात करें अगर हम प्रधान यामोत्तर रेखा की, तो प्रधान यामोत्तर रेखा 180 डिग्री। बात करें विषुवत रेखा की, तो 0 डिग्री, वो मध्य रेखा हो जाएगी। और इनका प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ है? अंध महासागर में, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? अटलांटिक महासागर में। ये आपको पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो आपको बताना है तमिलनाडु में मानसून किस महीने में आता है। तो बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वह किस मानसून से होती है? लौटते हुए मानसून से। और लौटता हुआ मानसून कब आता है? नवंबर दिसंबर में। ये आपको पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन कौन से सीमावर्ती राज्य हैं। तो बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य की, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या हो जाएगी हमारी?
ट्रिक देख लेते हैं एक बार। हीरा का दिल, क्या याद रखना है आपको? हीरा का दिल मुझ में 36 बार धड़कता है। ये आपको याद रखना है, हीरा का दिल मुझ में 36 बार धड़कता है। तो आइए देख लेते हैं। है से क्या हो जाएगा हमारा? ही से। ही से हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान। दिल से क्या हो जाएगा? दिल्ली। मैं से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और ऊ की जो मात्रा लगी है इससे हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। झ से हो जाएगा हमारा झारखंड। 36 से हो जाएगा छत्तीसगढ़। बार से हो जाएगा हमारा बिहार। और है से हो जाएगा हमारा हरियाणा। तो इसमें क्या क्या साइलेंट हो जाएगा? धड़कता और का। तो हीरा का दिल मिन में 36 बार धड़कता है। कौन कौन से सीमावर्ती राज्य हो जाएंगे? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और HR हरियाणा। तो आइए इसका गाइस आंसर देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य हो जाएंगे जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? पंजाब, ये गलत हो जाएगा। राजस्थान सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। झारखंड सही हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। तो गाइस ये याद करने वाला ही क्वेश्चन है। इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? 20.09%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आपको बताना है विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति की घोषणा कब की गई थी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 2000 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो आपको बताना है इसमें इनविजिबल एक्सपोर्ट का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन बी, प्रतिबंधित सामान का निर्यात। ऑप्शन सी, अलिखित अनरिकॉर्डेड सामान का निर्यात। और ऑप्शन डी, तस्करी से सामान का निर्यात। ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवाओं का निर्यात। अब सेवाओं का निर्यात किस तरीके से आ सकता है? अगर बात करें हम खाते की, तो खाते कितने होते हैं? 2 रूप के। एक तो चालू खाता और दूसरा हो जाएगा पूंजी खाता। ये आपको पता होना चाहिए। तो अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या हो जाएगा? सेवाओं का निर्यात, जिसमें क्या दी जाती है जैसे सर्विसेज। और सर्विसेज किस में आती हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत? तीसरे भाग में। ये आपको पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो आपको बताना है खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। बात करें अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की, सेकंड 5 ईयर प्लान की, तो इसमें किस किस चीज़ की स्थापना हुई है? कौन कौन से संयंत्र लगाए गए हैं? एक तो भिलाई छत्तीसगढ़ में लगाया गया है। और किसकी मदद से लगाया गया है? USSR सोवियत संघ रूस की मदद से। दूसरा कहाँ लगाया गया है? एक लगाया गया है राउरकेला में। राउरकेला कहाँ है? ओडिशा में। और ये किसके सहयोग से लगाया गया है? जर्मनी के सहयोग से। बात करें तीसरे की, दुर्गापुर। दुर्गापुर में क्या लगाया गया है? दुर्गापुर कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। और यहाँ लगाया गया है किसके सहयोग से?
इंग्लैंड के सहयोग से। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। बात करें अगर हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कहाँ लगाया गया है संयंत्र? बोकारो संयंत्र लगाया गया है। और बोकारो कहाँ है? झारखंड में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो आपको बताना है गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार के नीति आयोग, भारत सरकार के द्वारा जो आयोग बनाया गया है नीति आयोग, जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, इसे हम क्या बोल देते हैं? थिंक टैंक संस्था का में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो आपको बताना है नीति की फुल फॉर्म क्या है। तो नीति की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें अगर हम नीति आयोग की, तो नीति आयोग से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? स्थापना 1 जनवरी 2015। हेड की बात करें, इसके हेड कौन होंगे? तो हेड हमेशा इसके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बात करें इसके उपाध्यक्ष की, उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, ये आपको पता होना चाहिए। बात करें अगर इसके सीईओ की, तो सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर, ये आपको पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इस बात का। ऑप्शन नंबर बी, वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह हैं या अर्हता रखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, वह पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्हता रखते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें पंचायती राज की, तो पहले वोट डालने की उम्र का निर्धारण कितने पर था? 21 पर। और अब वर्तमान में कितने पर है? 18 पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निश्चय निम्न में से कौन करता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, बात करें अगर हम धन विधेयक की, तो धन विधेयक के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 110। याद करने के लिए आप कैसे ट्रिक याद कर सकते हैं? 110 ऐसे लिखा जाएगा। इसे अगर मैं मिला दूँ यहाँ से तो क्या हो जाएगा? एम और ओ। एम ओ का मतलब मनी, तो मनी बिल का संबंध किससे है? 110 110 आर्टिकल से। बात करें इसके धन विधेयक के संबंध में जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वो किसे प्रदान की गई हैं? लोकसभा को। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो आपको बताना है अगर कोई सांसद कितने दिन तक संसद से अनुपस्थित रहे कि वह अयोग्य घोषित हो जाए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन। अगर 60 दिन से ज़्यादा बिना अनुमति के कोई सांसद संसद में अनुपस्थित रहता है तो वह क्या होगा? अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो आपको बताना है विधि के शासन के संबंध में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए, इसमें ए देख लेते हैं। ए, शक्तियों का परिसीमन, सही हो जाएगा। विधि के समक्ष समता, सही हो जाएगा। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये विधि के शासन में नहीं बताया गया तो ये गलत हो जाएगा।
और ऑप्शन नंबर 4 स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो गाइज हमारे कौन कौन से पॉइंट सही हो जाएंगे? 1, 2 और 4। आइए देख लेते हैं। तो 24 का आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा, कौन कौन से कूट सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड का संविधान, ऑप्शन बी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1935 और ऑप्शन नंबर डी कनाडा का संविधान। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1935। और भारत शासन अधिनियम की बात करें अगर हम, तो हमारे संविधान में 200 से अधिक धाराएं कहाँ से ली गई हैं? भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। बात करें अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिए गए हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना के बारे में प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। और बात करें अगर हम प्रस्तावना में संशोधन की, तो आज तक कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल एक बार। और केस कौन सा था? वह केशवानंद भारती केस, ये आपको पता होना चाहिए। कनाडा की बात करें, कनाडा से क्या लिया गया है? संज्ञानात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त होता है, ऑप्शन ए संयोजी उत्तक। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। बात करें रक्त की पीएच की, तो पीएच की वैल्यू कितनी होती है रक्त की? 7.4, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसा टिश्यू हो जाएगा? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, एक संयोजी उत्तक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित जंतुओं में से किस में 3 प्रकोष्ठ, मतलब किसके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी मगरमच्छ और ऑप्शन डी मेंढक। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंढक। और मेंढक है कैसा? उभयचर। बात करें अगर मछली की, तो मछली के हेड में कितने चैम्बर? 2 चैम्बर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारी जल है एक। तो आपको बताना है भारी जल निम्न में से क्या है? तो बात करें अगर हम भारी जल की, तो भारी जल किसके रूप में कार्य करता है? एक मंदक के रूप में। मंदक का काम क्या है? न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना। भारी जल की अगर हम बात करें, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? D2O, ये आपको याद होना चाहिए। बात करें इसकी खोजकर्ता की, तो किसके द्वारा खोज की गई है इसकी? HC यूरे के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे जुड़ते हैं? तो घरों में आने वाली जो बिजली है वह किस तरह से आते हैं उसके वायर? पैरेलल रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम में। बात करें अगर हम समांतर क्रम की, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट 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 जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं वह ले लेंगे हम। बात करें अगर हम श्रेणी क्रम की, तो इसके लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बात करें अगर हम समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या होता है? पैरेलल में हमेशा क्या सेम होगा? वोल्टेज सेम होता है। और सीरीज में अगर सेम की बात करें, तो सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। और करंट की यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर, ये आपको पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल से किसका मापन किया जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वातावरण में ध्वनि। तो ध्वनि नापने के लिए किसका यूज करते हैं? डेसिबल का। ध्वनि की बात करें हम, तो ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग, ये आपको याद रखना है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में अगर कन्फ्यूजन होता है तो कैसे दूर कर सकते हैं हम? एक तो होगी हमारी अनुप्रस्थ तरंग और एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग। अगर हम प्रकाश की बात करें, तो प्रकाश हमारा कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग। तो इसमें क्या आ रहा है? प्र, और यहाँ भी प्र। तो अनुप्रस्थ तरंग कौन सी हो जाएगी? प्रकाश। अनुदैर्ध्य की बात करें, यहाँ भी ध, और ध्वनि में भी क्या है? ध। तो अनुदैर्ध्य तरंग हमारी कौन सी हो जाएगी? ध्वनि।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कामायनी के रचनाकार हैं। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कामायनी के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की तो इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हो जाएंगी, तो आपको याद रखना है प्रेम राज्य जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई रचना है, झरना, आंसू, लहर। प्रेम राज्य, झरना, आंसू, लहर किसके द्वारा लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। बात करें अगर हम सुमित्रा नंदन पंत की तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा आपको याद रखना है गुंजन। गुंजन के रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। वीणा के रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। बात करें अगर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी हो जाएगी, अनामिका, ये आपको याद रखना है। गीतिका किसकी हो जाएगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, परिमल किसके द्वारा लिखी गई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। बात करें महादेवी वर्मा की तो महादेवी वर्मा के द्वारा कौन सी लिखी गई है, निहार, रश्मि और नीरजा, ये आपको याद रखनी है। निहार, रश्मि और नीरजा किसके द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा। अनामिका, गीतिका और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा वीणा और गुंजन, ये आपको याद रखनी है। और जयशंकर प्रसाद की हो जाएंगी प्रेम राज्य, कामायनी, झरना, आंसू और लहर। इनमें से आपसे कोई सी भी पूछी जा सकती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, दूध का धुला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्दोष होना या फिर निष्कलंक होना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी वर्तनी के आधार पर शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। ऑप्शन ए तुम इसके दाम देते जाओ, ऑप्शन बी तुम इसका दाम देते जाओ, ऑप्शन सी तुम इसके दाम देते जाओ, ऑप्शन डी तुम इसका दाम देते जाओ। तो यहाँ जाओ गलत, ये वाला वाक्य गलत हो जाएगा। यहाँ देते गलत, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ क्या है, इसके दाम हो गया इसका दाम। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुम इसका दाम देते जाओ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो आपको बताना है कौन कौन से शब्दों का अर्थ अलग है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा समरूपी भिन्नार्थक, ऑप्शन नंबर ए अवधि और अवधि। बात करें अगर हम अवधि की तो अवधि का अर्थ क्या होता है, समय या फिर काल, ये आपको पता होना चाहिए। और ये अवधि क्या हो जाएगा, भाषा, जैसे ब्रज भाषा, अवधि भाषा, इस तरह से एक भाषा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवधि और अवधि। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए विदु, ऑप्शन बी शशि, ऑप्शन सी शुद्ध, ऑप्शन डी चांद। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूद। और सूद किसका पर्यायवाची हो जाएगा, सारथी का, ये आपको याद होना चाहिए। बात करें अगर हम चंद्रमा के पर्यायवाची की तो चंद्रमा के और कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे, मयंक, सुधांशु, हिमांशु, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसमें आपको बताना है सरोजनी नायडू के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। बात करें अगर हम ब्रोकन विंग्स की, यह सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। द बर्ड ऑफ टाइम, ये भी सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द गोल्डन बर्ड। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, यह पुस्तक लिखी गई है ग्रिम ब्रदर्स के द्वारा, ये आपको याद होना चाहिए। और बात करें अगर हम सरोजनी नायडू की, इन्होंने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की है, 1925। और कौन सा अधिवेशन,
कानपुर अधिवेशन, ये आपको पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से समृद्ध है? तो आपको बताना है मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल का। बात करें अगर हम कर्नाटक की, कर्नाटक में कौन सा लोक नृत्य होगा? यक्षगान। ओडिशा में कौन सा होगा? ओडिसी। और बात करें अगर हम तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कौन सा होता है? भरतनाट्यम, ये आपको पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है नाइट्रोजन गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हो जाएंगी? मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। एक आपको याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड, एक आपको याद रखना है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और आपको याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 54, परितंत्र के दो मूल घटक हैं। तो आपको बताना है परितंत्र के कौन कौन से दो मूल घटक हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा परितंत्र के कौन कौन से दो मूल घटक हैं? जीवीय घटक और अजीवीय घटक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। बात करें अगर हम अंडमान की, तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? सैडल पीक, ये आपको पता होना चाहिए। बात करें अगर हम अंडमान निकोबार में कौन कौन से वन्य जीव हैं, कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो आपको याद रखना है साउथ बटन। सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार में। बात करें अगर हम हाल ही में एक माउंट हैरियट, इसका नाम बदल कर क्या करा गया है? माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, ये भी कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में अगर कुल द्वीपों की संख्या की बात करें तो कुल कितने द्वीप हो जाएंगे? 572। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 आदमियों को। तो 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। और ये कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है लास की बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र हो जाएंगे? लिटरेचर, नंबर 2 आर्ट, नंबर 3 सोशल मतलब सामाजिक, और नंबर 3 जिनका संबंध किससे है? साइंस से। तो आपको क्या याद रखना है? लास। बात करें अगर हम लोकसभा की, तो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते थे? 2, लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। और कौन से संविधान संशोधन से? 104वें संविधान संशोधन से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो भाई बात करें इस मंदिर की, तो इस मंदिर का नाम हो जाएगा कैलाश मंदिर। बात करें कैलाश मंदिर की, तो इस मंदिर को क्या कहते हैं हम? एकात्मक पत्थर के द्वारा बना है, एकात्मक मंदिर भी बोल देते हैं इसे। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह आपको पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से हिस्सा लिया था। तो आपको बताना है किसने हिस्सा लिया था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अजीत डोभाल ने।